नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। देखिएगा, उत्तराखंड खजाना क्लास शुरू हो चुकी है। रात के 10 बज चुके हैं। सबसे पहले आप एक मिस्टेक सुधार लीजिएगा। जो हमने लास्ट वीडियो आई थी, इससे पहला जो हमारा 37वां पार्ट आया था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो कृपया करके उसे सुधार लीजिएगा। मैंने आपको बताया था, थोड़ा भूल बस जब माइंडली डिस्टर्ब रहता है तो कभी कभी इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैंने उस समय आपको बता दिया था कि जो आपका मेघतोल, आपका शुकराम और आपका सुंदर ढूंगी, ये सारे ग्लेशियर आपके मैंने पिथौरागढ़ में बता दिए थे, लेकिन उनका आंसर क्या है, बागेश्वर है। तो सबसे पहले तो आप वो सही कर लीजिएगा। जिन्हें आंसर नहीं पता था और उन्होंने पिथौरागढ़ ये अभी तक समझ रखा है, तो वो से सही कर लीजिएगा, पहली मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक आपको सही करनी है, जो उरेडा है, उस उरेडा का जो हेडक्वार्टर है, पहले वो अल्मोड़ा में था और अब उसको ट्रांसफर करके देहरादून कर दिया गया है। लेकिन ऑप्शन में अगर हम बात करें, जब हमने क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पर देहरादून नहीं था, तो इस कारण अल्मोड़ा बताना पड़ा था। तो आप उसका आंसर देहरादून कर लीजिएगा। इन दो मिस्टेकों को आपको सबसे पहले सुधारना है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, उनके इतने एक प्रकार से बेहुदा वाले कमेंट आते हैं, और उन कमेंट को देखने से लगता नहीं कि हाँ, वो शायद पढ़ने वाले ही होंगे। वो उनका काम क्या होता है, अगर आप 90% या 99% सही और 1% आपसे कहीं गलती हो जाती है, तो वो उस गलती को निकालते हैं। अपना अपने आप को देखने से पहले दूसरे पर उनका कार्य होता है उंगली उठाने का। जिन्हें देख के लगता नहीं कि हाँ, वो सही में पढ़ने वाले होंगे। गलती हर किसी से होती है। क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभी, अगर माइंड कभी कभी इधर उधर चलता है तो मैं आपको पहले ही मैंने आपको बताया था, कभी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए कि तो मैं वहाँ पर उसको क्वेश्चन को सही करा देता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आपकी भी बात अच्छी है, आप भी उंगली उठाइएगा, कोई बात नहीं। सबका समय आता है, आपका भी समय है। और इतनी ही बात करूंगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं पहली वीडियो की पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, वुड स्टॉक स्कूल की अगर हम बात करें, तो ये हमारा देहरादून के मसूरी में स्थित है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी, वो 1901 में की गई थी। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करने हैं। बाकी आपको ये भी याद करना है, 1901 में ही आपके नोबेल अवार्ड चले थे, नोबेल पुरस्कार, जो कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। बाकी और अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं हमारे देश के, तो वह हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड प्राप्त, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, भारत की जो पहली महिला है जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला, वो हमारी मदर टेरेसा जी हैं, जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है, वो हमारे रुड़की में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, रुड़की। उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। उसके बाद आपको याद करके चलना है। सिर्फ आपको इतना देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना कट कर देना है, इस प्रकार से इसको खत्म कर देना है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, बोर्ड और लगा देना है। और इसका जो मुख्यालय है, वो हमारे रामनगर में। फिर से समझिएगा, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड का मुख्यालय रामनगर में है। उसके बाद में अगर आए, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय आप रुड़की में। उसके बाद में आपको और भी क्वेश्चन, जैसे अगर बात करें, तो उच्च शिक्षा निदेशालय, ये क्वेश्चन याद करना है। उच्च शिक्षा जो निदेशालय है हमारा, उच्च शिक्षा निदेशालय, तो वो हमारा स्थित है हल्द्वानी में। वहीं अगर आ जाए प्रावधिक शिक्षा निदेशालय, तो वो हमारा आ जाता है श्रीनगर में। बाकी संस्कृत शिक्षा परिषद हमारे देहरादून में है, और हमारा जो डाइट है वो हमारे यूएस नगर में है, और हमारा SCERT, तो वो हमारा नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बजहर त्योहार कब मनाया जाता है? तो बजहर त्योहार की हम बात करें, तो ये ज्येष्ठ माह में मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। और बजहर त्योहार की हम बात करें, तो ये सबसे प्रमुख त्योहार होता है हमारा थारू जनजाति का। क्वेश्चन बनेगा ना कि थारू जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? तो बजहर त्योहार ही थारू का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है, वह थारू ही है। उसके बाद थारू सर्वाधिक हमारे यूएस नगर में पाए जाते हैं। थारू की हम बात करें, तो विवाह के तीन टिकटी विवाह पद्धति आपके थारू में ही है। पहले यहाँ पर अपना पराया थी। उसके बाद अगर हम थारू के बारे में बात करें, तो मुख्य रूप से इनका मुख्य भोजन आपका मछली चावल आ जाता है। बाकी ये मदिरा के रूप में जाड़ का प्रयोग करते हैं, जो कि चावल से निर्मित की जाती है, और ये स्वयं उसका निर्माण कर देते हैं, स्वयं बनाते हैं। स्वयं निर्मित जाड़ इनकी एक प्रकार से मदिरा है। उसके बाद में अगर हम बात करें, तो जो थारू होते हैं, इन थारुओं में गोत्र को
कुरी कहा जाता है। गोत्रों को क्या कहा जाता है? कुरी कहा जाता है। जो इनका सबसे उच्च गोत्र होता है तो वो बड़बायक होता है। बड़बायक थारू का सबसे उच्च गोत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौबटिया गार्डन कहाँ स्थित है? तो चौबटिया गार्डन की हम बात करें तो ये हमारा चलेगा, इसका आंसर आपको खुद ही बताना है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको खुद बता के चलना है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ रखा है कि चौबटिया गार्डन कहाँ पर है, चंबा में है, रानीखेत में है, या देहरादून में है, पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये अकादमी स्थित है हमारे देहरादून के मसूरी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी आपको याद करके चलना है। अगर हम मसूरी के बारे में बात करें तो देखिएगा, उत्तराखंड में समाचार पत्रों की भूमि मसूरी को ही कहा जाता है। 1842 में आपके जॉन मैकिनन ने द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला था मसूरी से, जो प्रथम समाचार पत्र था। उसके बाद आपको याद करके चलना है, 1842 में ही उत्तराखंड की जो सबसे पहली नगर पालिका बनी थी वह मसूरी नगर पालिका बनी थी। 1842 की ही मैं बात करूं तो 1842 में नैनीताल में नैना देवी मंदिर को बनाया गया था। ये भी आपको याद करके चलना है। और 1842 में आपको ये याद करके चलना है कि जो आपका कुमाऊं क्षेत्र था तो उसे तराई भाबर का हिस्सा बनाया गया था, या हम कहते हैं तराई भाबर को कुमाऊं का भाग बनाया गया था 1842 में। तो 4 क्वेश्चन 1842 से। पहला, उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स कब निकाला गया? 1842 में। राज्य की सबसे प्राचीन नगर पालिका मसूरी नगर पालिका कब बनी? 1842 में बनी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तराई भाबर को कुमाऊं का हिस्सा कब बनाया गया? 1842 में। और नैना देवी मंदिर जो नैनीताल में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो भी 1842 में ही स्थापित किया गया था वो मंदिर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किए हैं या किया था? तो 2008 की घटना होगी, या 2008 के ये हुआ होगा ये कार्य। तो उस समय जो हमारे सीएम थे वो थे भुवन चंद्र खंडूरी जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी भुवन चंद्र खंडूरी के समय ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना चली थी 108, जो आपातकालीन एम्बुलेंस की योजना है। तो ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल चावल घाटी कहाँ स्थित है? तो लाल चावल घाटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी अल्मोड़ा या उत्तरकाशी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, उत्तरकाशी। लाल चावल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। बाकी चावल से आपको याद करके चलना है कि सर्वाधिक चावल हमारे यूएस नगर में होता है। भारत में सर्वाधिक चावल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में होगा। दुनिया में सर्वाधिक चावल की मैं बात कर रहा हूँ तो चीन में होगा। उसके बाद आपको ये भी याद करके चलना है कि हाल ही में पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग का दर्जा भी दिया गया है। बाकी आपको और क्वेश्चन भी याद करने हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के ही गुलाबी नमक को जीआई टैग मिला है, और कुछ समय पहले पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ गन्ने का रस घोषित किया गया था। ये भी याद कर लेना है। बाकी आपको ये क्वेश्चन और याद कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिएगा, एक आपको नाम याद करके चलना है, आयशा मुगल। आयशा मुगल एक नाम है। और आयशा मुगल की हम बात करें तो यूएनओ में जाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर हैं आपके आयशा मुगल, यानी कि किन्नर हैं जो आपके यूएनओ में गई हैं। आयशा मुगल जो पाकिस्तान की हैं। बाकी आपको कुछ भारतीय महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम याद करने हैं और जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो कलेक्टर की हो या बीडीओ की परीक्षा हो। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो कुछ मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे शिवांगी सिंह का नाम आपको याद करना है। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। उसके बाद में आपको याद करना है भवानी देवी। भवानी देवी की अगर मैं बात करूँ तो हाल ही में ओलंपिक में तलवारबाजी के लिए टिकट कटाने वाले, यानी कि तलवारबाजी की खिलाड़ी भारत की पहली महिला बनी है भवानी देवी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आयशा अजीज का नाम याद रखना है। आयशा अजीज सबसे कम उम्र में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट बनी है हमारे देश की। उसके बाद अगर हम बात करें तो भावना कांत के बारे में, तो भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड समारोह में लड़ाकू विमान
को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। उसके बाद आपको एक नाम और याद रखना है, एम वीर लक्ष्मी। एम वीर लक्ष्मी की अगर हम बात करें तो ये भारत की पहली एम्बुलेंस चालिका बनी है जो तमिलनाडु की है। बाकी ये क्वेश्चन और याद रखना है, पूजा देवी। पूजा देवी की अगर मैं बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला बस ड्राइवर बनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको एक नाम और याद रख लेना है, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव की हम बात करें तो ये भारत की पहली लोको पायलट हैं। और उसके बाद में हाँ इतने ही है, इतने याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का नाम था। तो हर्षदेव ओली जी की अगर हम बात करें तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वे मोतीलाल नेहरू जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। बाकी मोतीलाल नेहरू जी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे। और इन्होंने और आपके चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में एक पार्टी का गठन किया था और उसका नाम था स्वराज पार्टी। 1 मई 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और हमारे चित्तरंजन दास जी ने। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1 मई से आपको याद रख लेना है मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्वराज के बारे में तो याद रखिएगा सबसे पहले स्वराज की जो मांग की थी, स्वराज की मांग सबसे पहले 1900 आपके 6 में की होगी, दादा भाई नौरोजी जी ने की थी 1906 में। उसके बाद में अगर आ जाए पूर्ण स्वराज की मांग तो 1929 में आप हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद करके चलने हैं। बाकी दादा भाई नौरोजी से कुछ क्वेश्चन और याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो ये प्रथम कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और आप हमारे हम क्या करें तो इन्हें कहते हैं हम ओल्ड मैन, यानी कि भारत के वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद एक क्वेश्चन याद रखना है कि ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले, यानी कि ब्रिटेन की संसद में सांसद के पद पर चुने जाने वाले प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जी ही थे जो आपके फिंसबरी से चुने गए थे। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे कालू मेहरा जी प्रसिद्ध हैं, सभी ने जानते होंगे। बिशुन गांव चंपावत के रहने वाले थे और इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था और हल्द्वानी पर हमला बोल दिया था। तो ये सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आलमनगर किस जनपद का प्राचीन नाम है। तो आलमनगर की अगर हम बात करें तो ये हमारा अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अल्मोड़ा के और नामों की मैं बात करूं तो राजाओं की घाटी इसे कहा गया है, ताम्रनगरी इसे कहा गया है, बाल मिठाई का घर इसे कहा गया है, राम क्षेत्र भी हमारे अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अल्मोड़ा के बारे में तो याद रखिएगा अल्मोड़ा का सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का ही है। सर्वाधिक अगर मैं बात करूं तो शिशु लिंगानुपात भी अल्मोड़ा का ही देखने को मिलेगा। एकमात्र ऐसा जिला जहां चांदी का उत्पादन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रणचंडी मंदिर यहीं पर है। और अगर मैं बात करूं तो द्वाराहाट मंदिर समूह भी हमारा अल्मोड़ा में ही है। जागेश्वर मंदिर समूह भी हमारा अल्मोड़ा में ही है। बाकी रानीखेत भी हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। रानीखेत की अगर मैं बात करूँ तो झूला पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित होगा। झूला देवी मंदिर भी रानीखेत में मिलेगा। भालू बांध जिसे स्वर्णलता बांध कहा जाता है वो भी हमें अल्मोड़ा में ही देखने को मिल जाएगा, सॉरी अल्मोड़ा के रानीखेत में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जानकारी मिलती है कि आधुनिक रानीखेत की स्थापना हेनरी रैमसे जी ने की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका रेमजे इंटर कॉलेज आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। रेमजे इंटर कॉलेज हमारा अल्मोड़ा में ही मिलेगा देखने को। उसके बाद में बात करूँ तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय हमारे अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो श्रावणी मेला भी हमारे अल्मोड़ा में ही लगता है। और अगर हम बात करें अल्मोड़ा के बारे में तो इसका जो आकार है वह घोड़े की काठीनुमा के समान देखने को मिलता है। और 1891 में अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी। और अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो देखिएगा हमारा लाल मंडी किला अल्मोड़ा में ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें खगमरा किला भी हमें अल्मोड़ा में ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अल्मोड़ा के बारे में और तो याद रखिएगा अल्मोड़ा के क्वेश्चन और आता है हमारा, हाँ अल्मोड़ा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे अल्मोड़ा में ही स्थापना 1924 में की गई होगी।
बोसी सैन के द्वारा। बाकी अगर हम बात करें तो सोमेश्वर हमारा मंदिर और विभांडेश्वर मंदिर भी यहीं पर है हमारी अल्मोड़ा में ही, रामशिला मंदिर भी यहीं पर है, चित्ते मंदिर भी हमें अल्मोड़ा में ही देखने को मिल जाएगा। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वरुणावत पर्वत कहाँ है। तो अगर हम वरुणावत पर्वत की बात करें तो ये हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड के प्रथम डेयरी संघ जो स्थापित किया गया था वो हमारे हल्द्वानी में किया गया था। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। हल्द्वानी की बात करें तो हम गोला नदी के तट पर स्थित है। गोला नदी को हल्द्वानी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बाकी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में ही, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी हल्द्वानी में ही मिलेगा देखने को। कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध हल्द्वानी है। डाको सुल्ताना को भी हमारा हल्द्वानी में ही। और जो भारत का प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1949 में ही की गई थी। बाकी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी हमें हल्द्वानी में ही देखने को मिलेगा। और आधुनिक हल्द्वानी की जो नींव रखी थी वह कमिश्नर ट्रेल जी ने रखी होगी। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो पहाड़ों का राजकुमार हमारे नैनीताल जिले को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी नैनीताल की अगर हम बात करें तो हमारा खड़देश, छोटी बिलायत, छकाता और त्रिऋषि सरोवर और ये सारे हमारे नैनीताल के ही नाम देखने को मिलेंगे। स्थापना की बात करूँ तो 1891 में हुई थी। बाकी हल्द्वानी में ही हमारा हाई कोर्ट स्थित है, जिसकी स्थापना हाई कोर्ट जो हमारा बना था सन 2000 में बना था। अगर हाई कोर्ट के राजभवन की मैं बात कर लूँ तो उसकी स्थापना 1897 में हुई थी। गोथिक शैली में बना होगा। स्टीवेंसन ओरेटर ने डिजाइन दिया था और जो बनवाया था वो सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने बनवाया था नैनीताल स्थित राजभवन। उसके बाद अगर हम बात करें नैनीताल के बारे में तो नैना देवी मंदिर के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। बाकी आपका भीमताल यहीं पर है। नौकुचिया ताल भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। अगर झिलमिल ताल की मैं बात करूँ तो वो चंपावत में है, उसे याद करिएगा, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बना था। क्वेश्चन नंबर 14 भारत का वाटर बैंक किससे कहा जाता है। तो भारत का जो वाटर बैंक कहा जाता है वो हमारे हिमालय को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी वाटर से आपको याद करके चलना है कि हमारा जो अभी जल दिवस मनाया गया, विश्व जल दिवस, वह 22 मार्च को मनाया गया है। बाकी वाटरमैन ऑफ इंडिया है आपके रविंद्र बिष्ट जी। बैंक से आपको याद करके चलना है कि जो आपका आरबीआई बैंक है वह बैंकों का बैंक के नाम से जाना गया है और केंद्रीय बैंक है। स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वह शक्तिकांत दास जी हैं। प्रथम आरबीआई के गवर्नर थे ओशबोर्न स्मिथ। प्रथम आरबीआई के भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख जी। इतना आपको यहाँ से याद करके चलने नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है कुमाऊं का इतिहास किसकी रचना है। तो कुमाऊं का इतिहास की अगर हम बात करें तो ये रचना हमारे बीडी पांडे जी यानी कि बद्रीदत्त पांडे जी की हो जाती है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी की हमारी रचना है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो गढ़वाल का इतिहास हमारे हरिकृष्ण अतुल जी की है। बाकी हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत जी की है। हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं हमारे आ जाएगी CM अग्रवाल जी की। बाकी अगर मैं बात करूँ तो हमारा उत्तराखंड का इतिहास की बात करें तो शिव प्रसाद डबराल जी की आ जाती है हमारे उत्तराखंड का इतिहास। साथ ही साथ टिहरी का इतिहास भी शिव प्रसाद डबराल की ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिमालय का इतिहास मदन चंद भट्ट जी की है। और अगर मैं बात कर लूँ तो उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास योगेंद्र धस्माना जी की है। उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत जी की है। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास शक्ति प्रसाद सकलानी जी की है। देखिएगा पत्रकारिता में शक्ति होती है तो यहाँ से याद कर सकते हैं। उत्तराखंड में हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास प्रेमदत्त जी की है। और अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास हमारे यशवंत कटोच जी की देखने को मिल जाएगी। यशवंत कटोच जी की है। तो ये सारे ही पुस्तकों आपको एक साथ क्रम टू क्रम लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे में आपको इतिहास का नाम देखने को मिलेगा। आप क्रम से लिखेंगे तो ना ही कन्फ्यूजन होगा और आपको लॉन्ग टाइम तक इस प्रकार से याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो वन्य संरक्षण अधिनियम की हम बात करें तो ये 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी आपको याद करके चलना है कि हमारा 1972 में आई थी शेर परियोजना, ये आपको याद कर लेना है।
और अगर मैं बात करूँ तो 1973 में आया था हमारा टाइगर प्रोजेक्ट, और टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ही कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले बाघ संरक्षण का दर्जा दिया गया था हम भारत देश में। उसके बाद में हम बात करें तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया हमारे कैलाश सांखला जी आ जाते हैं। बाकी टाइगर स्टेट की मैं बात कर लूँ तो हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना गया है। याद रखिएगा एमपी क्या है हमारा टाइगर स्टेट है, क्योंकि सर्वाधिक हमारे बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। बाकी मैं बात करूं तो सर्वाधिक वन हमारे मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सर्वाधिक दलहन मध्य प्रदेश में होगी, यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी। बाकी तवा परियोजना मध्य प्रदेश में आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाल ही में ग्रामोदय परियोजना भी हमारे मध्य प्रदेश में चली है, जिसका उद्देश्य है ज़रूरतमंदों को घर मुहैया कराना। उसके बाद में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का हृदय। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गोला नदी पर बसा नगर है। तो अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गोला नदी पर जो बसा हुआ नगर है वो हमारा हल्द्वानी है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन और याद रख लेना आपको, अभी हाल ही में आबकारी के एग्जाम में बना था कि हमारा जो काठ गोदाम है, काठ गोदाम भी गोला नदी पर स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है। तो ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज। बाकी आपको याद करके चलना है, एक देखिएगा दिगांश अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिगांश अभिलेख ये भी हमारे पिथौरागढ़ से मिला था, और इसकी खास बात यह है कि दिगांश अभिलेख में कुमाऊनी भाषा का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूं तो आपका चौकड़ी स्थान पिथौरागढ़ में है, धमोरी ताल पिथौरागढ़ में है, तारा पहाड़ पिथौरागढ़ में है, सोमेश्वर मठ पिथौरागढ़ में है। और उसके बाद में मैं बात करूं तो बिल्कीगढ़ किला भी हमें पिथौरागढ़ में मिलेगा, जाह्नवी नौला भी पिथौरागढ़ में है, छाता झरना भी पिथौरागढ़ में है, सेराघाट डैम, मल्लिकार्जुन मंदिर, ये सारे ही कहाँ पर है पिथौरागढ़ में है। साथ ही साथ में बात करूँ तो गुलेला दर्रा, परिताल, सुमेरु गुफा, धर्मजाल गुफा, उसके बाद में भ्रंगतुंग पर्वत, शिव गुफा, मोस्टमानू मंदिर, पांचू ग्लेशियर, सीराकोट मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, होकरा देवी मंदिर, होकरा देवी पिथौरागढ़ में, हिंगला देवी आएगा तो चंपावत में आएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मोस्टमानू मेला भी हमारा पिथौरागढ़ में लगता है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो हमारा ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में बात करूँ तो क्षेत्रफल के मामले में तीसरे क्रम पर आ जाएगा। स्थापना होगी 1960 में। पिथौरागढ़ की मैं बात करूं तो सीमलगढ़ का किला पिथौरागढ़ में है। जानकारी मिलती है कि पिथौरागढ़ को राजा पिथौरा शाही ने इसे बसाया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रालम ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर भी हमें पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएगा। बाकी पाताल भुवनेश्वर गुफा है, बड़ी प्रसिद्ध गुफा है, जिसमें जानकारी मिलती है कि 33 करोड़ देवी देवता का निवास स्थान है। तो वो भी हमें पिथौरागढ़ में ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।